नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो न सिर्फ दिल को छूती हैं बल्कि हमें जागरूक भी करती हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल की, जहां एक 46 साल की एयर होस्टेस जो वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, उसके साथ एक जघन्य अपराध हुआ, डिजिटल रेप। ये कहानी मैं हल्के में नहीं सुना रहा हूँ। यह एक ऐसी घटना है जिसने भरोसे को तोड़ा है, एक कमजोर इंसान का शोषण किया और उस सिस्टम पर सवाल उठाए जो हमें सुरक्षा देने का वादा करता है। मैं सर्वेश यादव अगले कुछ समय में मैं आपको इस चौंकाने वाली घटना की हर छोटी बड़ी डिटेल बताऊंगा। क्या हुआ, कैसे हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं, ताकि हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले स्थान पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। शुरू करने से पहले एक चेतावनी है, इस कहानी में यौन शोषण से जुड़े संवेदनशील विवरण है, इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि विवेक के साथ इसे देखें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस दर्दनाक मगर आंखें खोल देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं आपको हॉस्पिटल में सुरक्षित रहने के कुछ जरूरी टिप्स भी देने वाला हूं। आइए सबसे पहले इस कहानी की मुख्य किरदार से मिलते हैं। उनका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि उनकी निजता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन उनकी कहानी जरूर सुनाएंगे। यह है पश्चिम बंगाल की एक 46 साल की महिला जो 2003 से एक निजी एयरलाइन में एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थी। 2 दशकों से ज्यादा समय तक उन्होंने आसमान में उड़ान भरी, यात्रियों की सेवा की, आपात स्थिति को संभाला और एक अनुशासित और साहसी जिंदगी जी। अप्रैल 2025 में वो गुरुग्राम हरियाणा आई थी अपनी एयरलाइन द्वारा आयोजित एक महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो 30 अप्रैल तक चलना था। ये ट्रेनिंग उनके करियर को और बेहतर बनाने के लिए थी। 5 अप्रैल 2025 को वो गुरुग्राम के सेक्टर 35 में एक एयर होस्टेस अकादमी में थी, जहां एक ड्रिल चल रही थी। इस ड्रिल का हिस्सा था एक स्विमिंग एक्सरसाइज जो पानी में उतरने जैसी आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्विमिंग ड्रिल के दौरान वो डूबने लगी। उनके सहकर्मियों ने उन्हें किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उन्हें तुरंत देश के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों में से एक मेदांता द मेडिसिटी सेक्टर 38 गुरुग्राम में भर्ती कराया गया। मेदांता अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं, बेहतरीन डॉक्टरों और आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। कई लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं। 5 अप्रैल को इस एयर होस्टेस को हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल के आईसीयू में भर्ती किया गया। उनकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उनकी सांसों को स्थिर करने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। जो लोग नहीं जानते, वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो तब मरीज की सांसों को संभालती है जब उनके फेफड़े काम नहीं कर पाते हैं। ये मशीन उम्मीद का प्रतीक है, लेकिन इस महिला के लिए ये उनके सबसे बुरे सपने की गवाह बन गई। 6 अप्रैल 2025 को रात करीब 9 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एयर होस्टेस जो बेहोशी की दवाओं के असर में थी और आंशिक रूप से होश में भी थी, आईसीयू में लेटी थी। उनके आसपास मेडिकल उपकरण थे और 2 महिला नर्सें मौजूद थी। उनके मुंह में ट्यूब होने की वजह से वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो आवाजें सुन सकती थी और अपने आसपास की हलचल महसूस कर सकती थी। उनकी पुलिस शिकायत के मुताबिक तभी एक पुरुष की आवाज कमरे में सुनाई दी। उस शख्स ने, जो बाद में हॉस्पिटल स्टाफ का सदस्य निकला, नर्सों से उनकी हालत के बारे में पूछा। नर्सों ने उसकी मेडिकल स्थिति के बारे में जानकारी दी, ये समझकर कि वो मेडिकल टीम का हिस्सा है। फिर जो हुआ वो इतना भयावह था कि सुनकर रूह कांप जाएगी। उस शख्स ने एक नर्स से उनके कमरबंद के साइज के बारे में पूछा, यह कहकर कि उसे मेडिकल कारणों से चेक करना है। नर्स कुछ जवाब दे पाती उससे पहले उसने कहा कि वो खुद चेक कर लेगा। इसके बाद उसने ऐसा अपराध किया जिसे डिजिटल रेप कहते हैं। कमरबंद चेक करने के बहाने उसने चादर के नीचे हाथ डाला, उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ किया।
उनका शारीरिक शोषण करता रहा। ये अपराध भारत में 2013 के निर्भया केस के बाद हुए कानूनी संशोधनों के तहत मान्यता प्राप्त है। एयर होस्टेस ने अपनी आंशिक होश की हालत में इस शोषण को महसूस किया। उन्होंने सिर हिलाकर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर था कि वो कुछ कर नहीं सकी। उनकी आवाज वेंटिलेटर की ट्यूब में दबी रही। शायद उनकी बेचैनी को भांपकर उस शख्स ने उनके चेहरे के चादर से नाक को ढक दिया। उस शख्स ने उनके चेहरे को चादर से नाक तक ढक दिया और पूछा, सब ठीक है ना? डर और लाचारी में उन्होंने हामी में सिर हिलाया, ये उम्मीद करते हुए कि वो अब चला जाएगा। वो चला गया, लेकिन उनके जहन पर एक ऐसी चोट छोड़ गया जो शायद कभी न भरे। थोड़ी देर बाद एक नर्स वापस आई और उसने चादर पर खून के धब्बे तक देखे। वो हैरान थी क्योंकि उसने अभी अभी चादर बदली थी। उसने दूसरी नर्स से पूछा कि खून कहाँ से आया है। दूसरी नर्स ने अनुमान लगाया कि शायद यमसी की वजह से हो, लेकिन एयर होस्टेस को सच पता था। वो इतना डर गई थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। कई दिनों तक वो इस शोषण का बोझ चुपचाप ढोती रही। उनका शरीर तो ठीक हो रहा था, लेकिन उनका मन डर और आघात में डूबा हुआ था। 8 अप्रैल तक एयर होस्टेस की हालत में सुधार हुआ और उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन निगरानी के लिए आईसीयू में ही रखा गया। 13 अप्रैल 2025 को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वो अपनी एयरलाइन द्वारा व्यवस्थित होटल में लौट आई। शारीरिक रूप से तो वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन मानसिक रूप से वो टूट चुकी थी। आईसीयू में हुई इस घटना का दर्द उन्हें हर पल सता रहा था। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, न नर्सों को, न डॉक्टरों को, न अपने सहकर्मियों को। क्यों? क्योंकि यौन शोषण की शिकार महिलाएं अक्सर डर और शर्म की वजह से चुप रहती हैं, खासकर जब ऐसा अपराध उस जगह होता है जो उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन वो अकेली नहीं रही। उनका पति उनके पास गुरुग्राम पहुंचा और 14 अप्रैल को उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने पति को अपनी आप बीती सुनाई। जरा सोचिए उस पल का दर्द। एक महिला अपने साथ हुए उस अपराध को बयां कर रही है जो तब हुआ जब वो जिंदगी के लिए लड़ रही थी। उनके पति गुस्से और दुख से भरे तुरंत हरकत में आए। उस दिन उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल किया और घटना की शिकायत दर्ज की। गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 14 अप्रैल को उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। एयर होस्टेस का एक सिविक हॉस्पिटल में मेडिकल परीक्षण करवाया गया और उनका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया ताकि कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी न रहे। उन्होंने हर डिटेल बताई। उस शख्स की आवाज, नर्सों की मौजूदगी, चादर पर खून और उनकी मजबूरी में दी गई हामी, उनकी हिम्मत देखकर कोई भी प्रेरित हो सकता है। लेकिन इसने एक डरावनी हकीकत को भी उजागर किया। एक हॉस्पिटल का आईसीयू जो सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है, वहां भी सुरक्षा नहीं थी। पुलिस ने मेदांता हॉस्पिटल पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए, स्टाफ से पूछताछ की और ड्यूटी चार्ट की जांच की ताकि अपराधी की पहचान हो सके। लेकिन कई दिनों तक आरोपी की कोई खोज खबर नहीं मिली। हॉस्पिटल ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी गई है। फिर भी सवाल उठे, इतने हाई सिक्योरिटी वाले आईसीयू में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नर्सें लापरवाह थी? क्या हॉस्पिटल का सिस्टम फेल हो गया? एयर होस्टेस की कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, इसने पूरे देश में आक्रोश फैलाया। न्यूज चैनलों ने इस मामले को प्रमुखता से कवर किया। हेडलाइंस थी जैसे वेंटिलेटर पर एयर होस्टेस का शोषण और मेदांता हॉस्पिटल सवालों के घेरे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर एक्स पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा, ये बेहद शर्मनाक है, हॉस्पिटल एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए, अपराध का अड्डा नहीं। एक अन्य ने मांग की, अगर आईसीयू में ऐसा हो सकता है तो हम हॉस्पिटल पर कैसे भरोसा करें? जनता का गुस्सा साफ दिख रहा था और पुलिस पर जल्द से जल्द न्याय दिलाने का दबाव बढ़ रहा था। गुरुग्राम पुलिस को पता था कि उनके हाथ में एक हाई प्रोफाइल केस है। 17 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई, जिसकी अगुवाई डीसीपी हेडक्वार्टर्स डॉक्टर अर्पित जैन, जो खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ने की।
एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारी जैसे एसीपी डॉक्टर कविता, एसीपी यशवंत और महिला पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर नेहा राठी शामिल थी। उनका मिशन था अपराधी को पकड़ना और ये पता लगाना कि इतने सुरक्षित माने जाने वाले आईसीयू में ये अपराध कैसे हुआ। एसआईटी ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने 800 से ज्यादा सीसीटीवी क्लिप्स की जांच की, 60 हॉस्पिटल स्टाफ से पूछताछ की और ड्यूटी रोस्टर को खंगाला। आखिरकार 18 अप्रैल 2025 को उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने संदिग्ध की पहचान कर ली। नाम था दीपक, एक 25 साल का आईसीयू मशीन टेक्नीशियन जो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। दीपक मेदांता में सिर्फ 5 महीने से काम कर रहा था, फिर भी उसे आईसीयू तक पहुंच थी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अधिकृत कर्मचारियों को इजाजत होती है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में दीपक ने अपराध कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने एयर होस्टेस को कमजोर हालत का फायदा उठाया और कमरबंद चेक करने के बहाने डिजिटल रेप किया। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दीपक गुरुग्राम में बेफिक्र घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। उसकी गिरफ्तारी एक राहत का पल था, लेकिन इसने हॉस्पिटल की निगरानी पर गंभीर सवाल उठाए। एक टेक्नीशियन जिसके पास सीमित मेडिकल ट्रेनिंग थी, उसे मरीज तक इतनी आसानी से पहुंच कैसे मिल गई। एसआईटी की जांच गिरफ्तारी के बाद भी जारी रही। उन्होंने फॉरेंसिक सबूतों के लिए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसके लिए गुरुग्राम के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर अलका सिंह की अगुवाई में एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने खुद इस मामले में दखल दिया और घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। ये केस अब राज्य सरकार के रडार पर था, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता था। दीपक की गिरफ्तारी एक जीत थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस अब भी ये जांच कर रही है कि घटना के वक्त मौजूद नर्सें कहीं इस अपराध में शामिल थी या उनकी लापरवाही थी। क्या वो विचलित थी? क्या उन्होंने टेक्नीशियन की पहचान की जांच नहीं की? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात साफ है, इस केस ने हॉस्पिटल की सुरक्षा और स्टाफ की जवाबदेही में बड़ी खामियों को उजागर किया। ये केस सिर्फ एक महिला की पीड़ा की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो उन खतरों को दिखाता है जिनका सामना हम सब उस जगह कर सकते हैं जहां हम सुरक्षित समझते हैं। हॉस्पिटल का मतलब है इलाज और देखभाल, लेकिन मेदांता की घटना हमें याद दिलाती है कि अगर सही सुरक्षा उपाय न हो तो ये जगहें भी अपराधियों के लिए आसान ठिकाना बन सकती हैं। आइए इस घटना को व्यापक नजरिए से देखें। गुरुग्राम में ये पहला मौका नहीं है जब कोई हॉस्पिटल ऐसी घटना से जुड़ा हो। 2020 में भी सेक्टर 44 के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 21 साल की टीबी मरीज के साथ आईसीयू में रेप हुआ था। 2024 में आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक विदेशी महिला के साथ अटेंडेंट ने छेड़छाड़ की। ये घटनाएं एक सिस्टमिक समस्या की ओर इशारा करती हैं। स्टाफ की अपर्याप्त जांच, ढीली ढाली सुरक्षा व्यवस्था और एक ऐसी चुप्पी का माहौल जो अपराधियों को खुला मौका देता है। एयर होस्टेस की कहानी हमें सिखाती है कि सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, चाहे वो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों न हो। तो हम अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ है 5 जरूरी टिप्स जो हॉस्पिटल में आपकी मदद कर सकते हैं। हमेशा कोई भरोसेमंद साथी रखें। अगर आप या आपका कोई परिजन हॉस्पिटल में भर्ती है तो कोशिश करें कि कोई परिवार का सदस्य या दोस्त साथ रहे, खासकर आईसीयू जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। उनकी मौजूदगी गलत हरकतों को रोक सकती है। स्टाफ की पहचान जांचें, जो भी आपके पास आए उसका पहचान पत्र मांगने में संकोच न करें। सही कर्मचारी अपने बैज दिखाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। पारदर्शिता की मांग करें। किसी भी प्रक्रिया, दवा या स्टाफ के व्यवहार के बारे में सवाल पूछें। अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत नर्स या हॉस्पिटल स्टाफ को बताएं। अपने अधिकार जानें। हॉस्पिटल की मरीज सुरक्षा नीतियों और शिकायत तंत्र के बारे में जानकारी लें। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर या POSH यौन उत्पीड़न रोकथाम कमेटी होती है। संदिग्ध व्यवहार की शिकायतें करें। अगर आप कुछ भी गलत देखते हैं या अनुभव करते हैं तो बिना देर किए हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस को बताएं। आपकी आवाज मायने रखती है। ये कदम भले ही इस घटना को मिटा न सकें, लेकिन ये हमें अपनी सुरक्षा का नियंत्रण लेने की ताकत को दे ही सकते हैं। एयर होस्टेस का सच बोलने का साहस पहले
ही बदलाव की शुरुआत कर चुका है। जांच को और सख्त करने और लोगों को जागरूक करने का रास्ता खोलकर उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चुप्पी अपराधी का हथियार है और सच बोलना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, यहीं पर ये हमारी दर्दनाक सच्ची सीख देने वाली कहानी समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और भरपूर सीख दी होगी। यदि ऐसा हुआ है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी ही सीख देने वाली दर्दनाक और सच्ची कहानियों को आपके पास ला सकें, ताकि आपको भी जरूर कुछ सीख मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।